चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पुनः संख्या पद्धति के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अभी रिवीजन चल रहा है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी संख्यांक में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंक सदैव समान रहता है? पहला ऑप्शन है 0 यानी शून्य। क्या शून्य का स्थानीय मान अंकित मान समान रहता है तो ए पर अपना नाम बताओ, कमेंट करिए। सृष्टि। ऑप्शन 2 वाले कमेंट करो। ऑप्शन 3 वाले, ऑप्शन 4 वाले। यानी कि समझ में नहीं आया है, ये कह सकते हैं। चलो ध्यान से सुनो। इस सृष्टि ने जो कमेंट किया था सही है, कैसे क्या कह रहा है उसको समझो। किसी संख्यांक में नीचे दी गई अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान, किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सदा समान रहता है। जैसे मैं कोई संख्या लिखा 6035 मैंने क्या लिखा 60,000। तो यहाँ देखो, ये 60 के बगल में 1000 के स्थान पर शून्य लिखा। तो इस शून्य का स्थानीय मान लिखने के लिए कहूंगा तो शून्य ही तो लिखोगे। और जाति मान क्या यानी अंकित मान क्या होता है? अंकित मान को ही जाति मान, आंकिक मान भी कहा जाता है। याद रखो, 3 नाम: जाति, अंकित मान, जाति मान या आंकिक मान। तो आंकिक मान या अंकित मान हमेशा वही होता है जो लिखा है। तो शून्य लिखा है तो शून्य ही अंकित मान है, 6 लिखा है तो 6, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 0 है तो 0। तो अंकित मान जो लिखा है वही होता है। तो शून्य है तो शून्य ही अंकित मान होगा। और शून्य का स्थानीय मान भी कहीं पर भी लिखा रहे, चाहे 1000 के जगह में लिखा रहे, करोड़ के जगह में लिखा रहे, सैकड़ा, दहाई, इकाई, कहीं भी लिखा रहे, उसका स्थानीय मान भी शून्य हो। तो दोनों समान हुआ ना, ठीक है। तो दुनिया में केवल यही एक अंक है भारतीय संख्या पद्धति में, शून्य, जिसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान होता है, हमेशा शून्य ही होता है। स्थानीय मान भी शून्य का, अंकित मान भी शून्य का शून्य ही होता। लेकिन बाकी का ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो ये लिखा है 563, तो 563 में अगर मैं 5 का स्थानीय मान कहूं तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? कोई बोलो। 5 का स्थानीय मान क्या होगा सृष्टि? 500। और 5 का अंकित मान कहूं तो 5। केवल 5 होगा। तो देखो, किसी शून्य के अलावा और बाकी जो 9 अंक हैं, बाकी जो 9 अंक है 1 से 9 तक, उनका स्थानीय मान और अंकित मान अलग अलग होता है। लेकिन शून्य एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है, माने एक ही जैसा रहता है। शून्य का शून्य ही रहेगा, चाहे अंकित मान पूछो चाहे जाति मान। तो समझ में आ गया ये प्रश्न? अब आगे से जवाब देना, ठीक है। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से बड़ी हो, 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, निम्नलिखित
होगी। सृष्टि तुम अभी शुरू में कमेंट मत करना, बाद में करना, पहले ऑनलाइन वाले करने दो। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में कौन जा रहे हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हिमांशी श्रीवास। हिमांशी तुम्हारा कहना है सी। क्या तुम ये मुझे बताओ, क्या तुम प्रश्न को समझ गई हो क्या कहना चाह रहा है? ऑप्शन में तुक्का मारना अलग चीज है। क्या मुझे नहीं। बता सकती हो कि तुम समझी हो प्रश्न को? नहीं समझी हो तो नहीं समझी हो, तो नहीं समझ आ रहा है बोला करो ना। मैं कोई भी ऑप्शन में कह रहा हूँ तो तुक्का नहीं मारना है। कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे को प्रश्न समझ में नहीं आता तो बोलो कि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। हम अंदाजा काम वाला नहीं करेंगे, समझ के ही बनाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। हाँ सृष्टि तुम बताओ, सब इसका उत्तर जान रही हो? यस सर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर दूसरा। हाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा। कैसे में? कैसे में क्या समझी हो बताओ? क्या लिखा है इसमें? वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या पूछा। क्या संख्या पूछा है? वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या। तो इसमें देखो 31 तो अभाज्य है, हाँ। 37 भी अभाज्य है। और 30 सबसे से पहले बड़ी हो। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या। तो 31 और 37 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो पूछा नहीं है, तो यह अभाज्य संख्या उत्तर होगा नहीं। 30 से बड़ी हो, तो 30 से बड़ी ये दोनों ऑप्शन है, बचा है वो। दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अगर हम 33 का गुणनफल लिखे तो ये क्या लिखाएगा? 11 तिया 33। 11 गुणित 3 लिख सकते हो या 3 गुणित 11 लिखाएगा? लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? आप 35 को क्या लिख सकते हो? 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। तो ये भी 7 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, और लिखा है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। तो 35 भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, 33 भी देख लो 11 और 3 अभाज्य संख्या है, तो ये भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। लेकिन प्रश्न में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। तो 35 और 33 में 33 छोटा संख्या है, 35 बड़ा है, तो छोटी से छोटी संख्या कहा है, इसलिए 33 सही उत्तर। समझ में आया? देखो दो शर्त इस पर लागू हो रहा है। पहला कि भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है, 35 भी है 33 भी है। 30 से बड़ा कह रहा है तो 30 से बड़ा दोनों है, लेकिन दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो लास्ट में बात आ जाता है वह छोटी से छोटी भाज्य होना चाहिए, तो दोनों में छोटा 33 है, इसलिए ये उत्तर है। अब जितने भी बच्चे जुड़े हो ये बताओ, ये प्रश्न हल करके बताया वो समझ में आया? यस सर। यस सर। एक एक लाइन को समझना रहता है बच्चों, थोड़ा। इस प्रश्न में ऑप्शन सी भी सही कर सकते थे कई लोग, गलती से हो सकता था, क्योंकि 30 से बड़ा है, भाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ये भी है, लेकिन वहां छोटी से छोटी भी पूछा गया था, बड़ी से बड़ी कहता तो 35 उत्तर हो जाता। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 15,1400 धन 3/2 बराबर है। ऑप्शन ए वाले कमेंट करो। 60।
वंदा, सृष्टि, सृष्टि मैं तुमको थोड़ा बाद में कॉल मैंने कमेंट करने के लिए बोला हूँ ना, तुम शुरू मत किया करो। तुमको ऑफलाइन पढ़ा दिया गया है, ये अलग बात है, और पहले ऑनलाइन वाले को मौका दो, उसके बाद कमेंट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सर। वही लोग ऑप्शन नंबर पहला सर। पहला, हाँ चलो शांत, ये बताइए तुमने इसको कैसे जाना? 15,000 हाँ और उसमें 1400 को जोड़ेंगे हाँ तो 16,400 होगा, ठीक, और 3 दहाई यानी कि उसमें 30 और जोड़ेंगे तो 16,430 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ध्यान दो, 15,000 और ये 1400, तो 1400 का मतलब होता है 1,400, तो 1400 में 1,000 पहले से है। अब 15,000, अब 1400 को चूंकि प्लस लिखा है तो जोड़ना पड़ेगा, तो 15,000 में ये 1,000 इसका जुड़ जाएगा तो वो 16,000 हो जाएगा। अब इससे आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 16,000 एक ही ऑप्शन में है, ये तो 15,000 है, ये 14,000 है, ये 29,000। 30,000 कैसे हो जाएगा रे भाई? 1400 जोड़ने से 1400 का 1,000 और जुड़ जाएगा, इसमें 16,000 हो गया, 15। तो ये जब भी जोड़ो तो ऑप्शन को भी देखते रहो, क्योंकि ऑप्शन देखते रहोगे तो जल्दी उत्तर आ जाता। हम 15,000 में 1400 में जो 1,000 और है उसको जोड़ेंगे तो ऐसे 16,000 हो रहा है बस। अभी 30 तो हुआ ना भाई, तो 16,000, ये 400 है, 30 हो गया। सिंपल। जोड़ते तो कैसे करते इसको? 15,000 ऐसे लिखते, फिर लिखते 1400, क्या लिखते? पहले लिखते 15,000, उसके बाद लिखते 1400, उसके बाद लिखते 3 दहाई माने 30, और जोड़ते इसी को, इस तरह आया 16,430। अगला प्रश्न, वह संख्या कौन सी है जिसे 16 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष फल 6 रहता है? देखो भाई, ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर 3 सर है माफी। ऑप्शन नंबर 3 सर वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका क्या नियम है जी? वेदांत, हाँ? भाजक गुना भागफल धन शेष फल बिल्कुल बराबर सही बात। भाज्य। ठीक ठीक ठीक। तो ये भाज्य ज्ञात करने का 2 ठो सूत्र है केवल। पहला सूत्र है भाजक गुणित भागफल, और गुणा कर लोगे उसके बाद ही शेष को जोड़ना है। तो 16 से भाग देने पर लिखा है, तो 16 क्या है यहाँ? ये वाला 16, 16 से भाग देने पर मतलब क्या है? भाजक है, भागफल है, शेष फल क्या है? ये 16 क्या है? भाजक। 16 भाजक है, तो लिखा है भागफल 16 और उसके बाद शेष फल 6। तो 16 का 16 से गुणा करना माने 16 का वर्ग संख्या कितना होता है? 256। 256। अब गुणा कर लेने के बाद 6 शेष फल को जोड़ेंगे,
तो हो गया हमारा 262। यही इसका आंसर है, ऑप्शन तीसरा। जो बच्चे जो बच्चे प्रश्न को समझ नहीं पा रहे थे वो ध्यान से देखो। किसी प्रश्न में कोई भी संख्या से भाग देने पर लिखा है, भागफल लिखा है, शेषफल तीनों लिखा हो, तो ये तुम लोगों के कक्षा 5वीं में भी ये सूत्र बताया गया है, भाजक गुणित भागफल, या इसको उल्टा भी बोल सकते हो, भागफल गुणित भाजक भी कह सकते हो। तो ये अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बता रहा था मैं कि भागफल, तुम लोगों का जो पुस्तक है 5वीं का उसमें ऐसे दिया होगा, भागफल गुणित भाजक और धन शेषफल, ऐसे। ठीक है, ऐसे दिया होगा। तो ये मत समझना सर गलत बताए थे कहीं। भाजक गुणित भागफल कहो या भागफल गुणित भाजक, दोनों सही है। आप कोष्टक के में रहना चाहिए और धन फिर शेषफल करें। ठीक है, ये कोष्टक में रखने का मतलब क्या होता है, कोई बताओगे? उसको पहले हल करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये पता बताने के लिए कोष्टक में रखा जाता है कि पहले तुमको ये गुणा करना है दोनों का, उसके बाद में ये शेष को जोड़ना है, इसलिए उसको कोष्टक में रखना जरूरी है हर चीज। मान लो बच्चों, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है। एक संख्या है, उसको 19 से भाग किया जाता है, 19 से भाग किया जाता है, तो शेषफल बचता है 9। क्या बचता है? शेषफल 9 बचता है। तो बताओ वह संख्या क्या है? कौन बता सकते हैं? वो संख्या हमको भागफल पता सर। नहीं, भागफल नहीं पता। अब मैं बोला था ना अभी, भाज्य ज्ञात करने का 2 सूत्र है। एक सूत्र तो तुम लोग बताए हो अभी। अब भागफल पता नहीं हो, किस संख्या से भाग कर रहे हो ये पता है, शेषफल पता है। अब तुमको वो संख्या यानी कि भाज्य संख्या जानना है। तो क्या जान सकते हो? ऐसा प्रश्न आता है, याद आ रहा है वेदांत? ये मैं पढ़ा 19 चुका हूँ, भागित ये मैं पढ़ा चुका हूँ। 19 भागित 47। सर मैं बताऊं? 19 भागित 47। 19 भागित 47। 19 भागित 47 माने उत्तर कह रहे हो 47। भाज्य सर, भाज्य है वो। हाँ, भाज्य 47 होगा, उत्तर कह रहे हो ना। हाँ, 19 दूनी 38, शेषफल बची 9। हाँ, आंसर बताओ। अरे पहले इनको बताने तो दे रहा हूँ ना सृष्टि, मैं तेरे से लास्ट में पूछूंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये तुमको पढ़ा दिया हो तो बता रही हो, इनको पहले समझाना है मुझे, ऑनलाइन वाले। मैं तेरे से लास्ट में पूछूंगा। हाँ चल जी, और कोई बताओ। वेदांत ने बताया कि 47, उसका कहना है कि 19 से भाग करेंगे, 19 दूनी 38 हुआ, तो देखो 9 बच रहा है। ठीक कह रहा है वो। और कोई बताओ। मानसिक, हाँ बोलो। शेषफल। तो भाज्य माइनस शेषफल कह रहे, तो भाज्य तो तुमको पता ही नहीं है, तो कैसे भाज्य माइनस, भाज्य तो तुमको ज्ञात करने के लिए बोला हूं मैं। तो भाज्य तो पता ही नहीं है, तो कहां से लिखोगी भाज्य? 19 तो भाजक है, क्योंकि 19 से तो भाग कर रहे हैं किसी संख्या को। अब शेषफल 9 बच रहा है। अब हमको भागफल पता ही नहीं है। किसी को और पता है क्या? चल सृष्टि बताओ। ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर ए। नहीं। देख, तुझे भी पता नहीं है, ये मैं प्रश्न बना के दिया हूं, मैं तो यहाँ प्रश्न लिखा ही नहीं है। जिस प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूँ वो लिखा ही नहीं, मैं तो बनाया हूँ इसको अभी। अब बताऊं कह रही हो तुम, प्रश्न को ध्यान से तो सुनो, ये प्रश्न लिखा ही नहीं है जो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं यहाँ। मैं कह रहा हूं कि 19 से भाग देने पर किस संख्या को 19 से भाग दे और 9 शेष बच रहा है। 9 शेष फल है 19 से भाग करने पर, तो वो संख्या ज्ञात करना है और वो संख्या छोटा से छोटा होना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या। तो तुम भी नहीं समझी हो। चलो देखो, वेदांत ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, सही भी उत्तर दिया एक करके, लेकिन छोटी से छोटी संख्या कहे वहीं पर। याद रखो, जब भी भाजक पता है और शेष, ध्यान दो, पहले सुन लो उसके बाद बोलो। भाजक पता है, शेष फल पता है 9, तो याद रखना भाजक और शेष फल को जोड़ देना। तो भाजक है ना 19, शेष फल है 9, तो जोड़ दो, 8 9 दूनी 18, हासिल 28, 28 इसका आंसर था। क्या था? 28। कभी भी बच्चों भाजक पता हो, भाजक और शेष फल पता हो, तुमको भाग फल पता नहीं है। अगर भागफल पता होता तब तो गुणा करके जोड़ते। अब भागफल पता नहीं है तो याद रखना केवल भाजक और शेषफल को ही जोड़ दो, बन गया भाज्य। अब देख लो, 28 को तुम भाग करोगे तो 9 तो शेषफल बचेगा ना, और 28 से छोटा कोई ऐसा दुनिया में संख्या नहीं है जिसको 19 से भाग करने पर 9 शेष बचे। तो ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? वह छोटा से छोटा संख्या क्या होगा इससे भाग करने पर 9 शेष फल बचता है, ऐसा पूछा जाए। वह छोटा से छोटा संख्या क्या होगा जिसे 19 से भाग करने पर 9 शेष फल बचता है। तब के कंडीशन में भाजक और शेष फल को जोड़ दिया जाता है तो मिल जाता है। ठीक, चलो, और इसी तरह का प्रश्न बनता है बताऊंगा। अब आ गया ये प्रश्न, वह संख्या कौन सी है जिसे 19 से भाग देने पर भागफल 19 और शेष फल 9 रहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला सर, ऑप्शन नंबर पहला। पहला तो 19 से भाग देने पर 19 भागफल, भाजक और भागफल 19 19 ही है, तो क्या होगा? 19 गुणित 19 बराबर 361। 19 का वर्ग संख्या होता है 361, बिल्कुल सही। शेष फल कितना है? 9। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 370। तो ये जो पिछला प्रश्न बताया था 16 से भाग देने पर 16 भागफल और 6 शेषफल, सेम क्वेश्चन है। यहाँ 19 से भाग देने पर 19 भागफल 9 शेषफल। ठीक, संख्या, अब इस संख्या में देखो ये बिंदी दिया है, तो बिंदी के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए? कह रहा, तो 9 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, यानी 9 की विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। अब तुम 9 की विभाज्यता का नियम करके देखो, और कौन जल्दी कमेंट कर सकता है देखता हूँ। ऑप्शन नंबर चौथा सर, वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर चौथा। क्या किया बताओ? सभी अंकों को जोड़ दिया। कितना आया? 7 9 14 4 18, 18 3 21, 21 और 8 हो गया 29, 21 और 8 29। उसमें 60 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। क्योंकि 29 नाव के पहाड़ा में नहीं आता, तो आगे 29 के कौन सा आता है? 9 चौक 36। तो बस 36 में से 29 को घटा दो तो आया 7। 7 ही वो आंसर है।
अगर 29 में 7 जोड़ दिया जाए तब ये 36 हो जाएगा, और 36 9 का गुणा जो है, तो इसका मतलब ये बिंदी की जगह में 7 लिख देंगे तो अंकों का योगफल 36 हो जाएगा। 4 लिखेंगे तब तो 33 होगा, अब 33 तो नव पहाड़ा में नहीं आता। 5 लिखेंगे तो फिर 35 34 होगा, 6 लिखेंगे तो 35 होगा। तो 7 ही वो संख्या है जिसको लिख रहे हैं, तो जो संख्या मिल रहा है अंकों का योगफल 36 हो रहा है, और 36 9 से पूरी तरह विभाज्य है, तो ये संख्या भी पूरी तरह विभाज्य है। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो पूछ लो। 9 की विभाज्यता का नियम है भाई, अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो गया तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया तथा उत्तर 15 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होगा? चलो बताओ। जो जानते हो, जो समझ में नहीं आ रहा होगा या किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो लोग भी बोलो, सर मेरा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कर दो। किसको किसको समझ में आ गया है बताओ जी, बना रहे हो ऑप्शन कॉपी नंबर में? तीसरा सर। ऑप्शन नंबर तीसरा आ गया उत्तर। और कोई कमेंट करना चाहो कमेंट कर सकते हो। बना नहीं रहे सर, हो दूसरा दूसरा। दूसरा आ रहा है। हाँ। चलो ये बताओ वेदांत, तुमने पहले क्या किया? 8 और 15 का गुणा किया। 15 और 8 का गुणा किया तो 15 थे 120। अब 120 क्या है? भाज्य। एक नंबर। अब फिर क्या किया? 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य। 40 उत्तर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही होगा। देखो बच्चों ध्यान दो, जो नहीं समझे हो, ये कह रहा है कि एक मान लो वो संख्या पता नहीं है, संख्या तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ 3 से भाग करने के बजाय 3 को ऐसे गोलू मोलू बना के 8 बना दिया, यानी गलती से 3 लिखना था भाजक की जगह में, अब उसने 8 लिख दिया, तो उत्तर 15 प्राप्त हुआ। 15 माने 15 भागफल प्राप्त हुआ, भागफल को उत्तर बोलते हैं। ठीक है, तो 8 से भाग किया तो 15 भागफल मिला, तो अब तो संख्या जान सकते हो ना भाई, तुमको तो भाजक और भागफल दे दिया गया है, तो भाजक और भागफल का गुणा करोगे तभी तो भाज्य मिलता है। तो 15 8 120 हुआ, इससे पता चल गया कि वो जो संख्या था 120 था। आप कह रहा है कि सही उत्तर क्या था, क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? अगर सही प्रश्न सही संख्या से भाग करोगे तो तुमने 3 के जगह में 8 से भाग कर दिया था, तो 3 से भाग करोगे तभी तो सही उत्तर मिलेगा जी। भाई प्रश्न में 3 से भाग करने के लिए कहा था, और तुमने गलती से 8 से भाग कर दिया, तो गलत, गलती से भाग किए हो तो गलत उत्तर है। अब सही भाग करोगे तब तो बस ये संख्या पता चल गया, 120, यहाँ 120 लिखा था करके, तो 3 से भाग किया हमने 120 को, तो 40 उत्तर यानी 40 भागफल मिला। यही पूछ रहा है प्रश्न। ठीक, तो इस तरह किसी संख्या के स्थान पर गलती से कोई संख्या ले लिया जाता तो वो भाजक तो बन गया ना, अब भाजक का उत्तर प्राप्त होता है वो भागफल है जी, तो भाजक और भागफल दोनों का गुणा कर देने से वो संख्या मिल गया। अब जब संख्या मिल गया
तो जिससे भाग करना था उसी से भाग करो, 3 से भाग करना था तो 3 से भाग करो, उस संख्या को उत्तर आ जाएगा। बताओ अब किसी की कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? ये भाजक है, उत्तर मिलता है भागफल है। तो यहाँ किसी के मन में एक और समस्या हो, भाज्य बराबर 3 ठो सूत्र हो गया, कहोगे तुम लोग भागफल गुणित भाजक, ये भी एक सूत्र है रे भैया भाज्य का। कैसे? अगर शेषफल नहीं है तो भाजक और भागफल का ही गुणा कर देते हैं शेष। हाँ, अब जीरो को जोड़ेंगे तो उत्तर थोड़ी बदल जाएगा, तो वहां भाजक और भागफल का ही गुणा, तो यहाँ भाजक दिया है, उत्तर प्राप्त होता है उसी को तो भागफल बोलते हैं। तो भाजक भागफल का गुणा कर दिए, 120 मिल गया। अब सही उत्तर जानने के लिए 3 से भाग करेंगे तो मिला 40। ठीक, ये आ गया अगला प्रश्न। पिछला 47 नंबर का ही प्रश्न था। ठीक, चलो देखो ये प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो सके। ऑप्शन नंबर 4 सर विधानसभा। ये ऐसा प्रश्न है जिसे देख के ही बता विधानसभा सकते। 1 नंबर का जो है, ये ऐसा प्रश्न है जिसे देखकर तुरंत माने सेकंड से भी कम समय में उत्तर देने वाला प्रश्न है, क्योंकि 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके इसके लिए जरूरी है इकाई में शून्य का होना या 5 का होना। जब तक इकाई में इकाई अंक 0 या 5 नहीं होगा वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता। तो 3 ठो ऑप्शन के इकाई में तो 5 है ही नहीं या 0 नहीं है, तो चौथा ऑप्शन में ही इकाई में 5 है, तो यही विभाजित नहीं है। पूर्णतया विभाजित लिखा है, पूर्णतया माने पूरी तरह विभाजित होता है तो शेषफल 0 बचता है। जब शेषफल 0 बचता है उसी को कहा जाता है पूर्णतः विभाजित। शेषफल बचता है तो उसको पूर्णतः विभाजित नहीं बोलते। तो ये 5 की विभाज्यता का नियम तो पूछ रहा था ये वास्तव में। ठीक है, चलिए 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर दूसरा सर विधानसभा। दूसरा। दूसरा। और कौन कौन बच्चे बोलना चाहते हो? हिमांशी, दूसरा सर। पल्लवी, दूसरा। हाँ ठीक है। तो पल्लवी ये बताओ, पल्लवी बताओ तुम कौन कौन सा भाज्य संख्या है वो तीनों बोलो, तीनों भाज्य संख्या का बताओ कौन कौन सा बोलोगी तभी सही। 83 और 83 के बाद 89। 89 के बाद 97। 93। वेल डन, बहुत अच्छा। ऐसे ही हमको पता होना चाहिए भाई। 80 और 100 के बीच 3 अभाज्य संख्या है, ये पता होने के साथ साथ वो कौन कौन से 3 अभाज्य संख्या है यह भी हमको पता होना चाहिए। तो 83 है, 89 है, 97। लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 34 से विभाजित हो जाए? देख लो भाई, 34 से विभाजित हो जाए और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो देखो और बताओ कौन है वो, भाग करके देखो। हम्म
ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी आया। ऑप्शन डी सर, वेदांत साहू। से भाग ऑप्शन किए डी तुम लोग? किससे भाग किए? 34 से। सर। हम्म यस हाँ? सर। यस सर। 34 से भाग किए किस 986 को। तो 34 से भाग किए, तो चूंकि सबसे बड़ा संख्या तो यही है, तो 34 दूनी 68 हुआ। अब बचा कितना? 30। उतारेंगे 6, तो कितना बार में गया है? 4 चौक 16, 9 बार में। 9 बार में, 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 है। और हासिल आया 3, 9 3 27, 27 3 30। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। क्या इसको क्या इसको 34 से छोटे संख्या से भाग किया जा सकता था? यस सर। यस सर। किससे? 17। 17। हाँ, 34 को हम लिख सकते हैं बच्चों 17 गुणित 2। 17 तो 17 गुणित 2 का मतलब होता है ये वह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 17 से भी। तो यहाँ पे 17 का पहाड़ा सबको आता है, तो 2 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब सम संख्या होना चाहिए। तो ये विषम संख्या ऑप्शन 2 नहीं होगा कभी भी। अब 17 से भी विभाजित कर सकते थे, अब बड़ी से बड़ी लिखा है तो चारों ऑप्शन में बड़ी संख्या देखना चाहिए। तो 88 है, तो उसी को पहले विभाजित करके देखना ऐसे। तो 17 पचे 85 होता है। 17 पचे 85, तो क्या बचता? 5 8 13। अब ये आप 17 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना बार में 136 आता है? तो उसको कैसे करते हैं? 7 का पहाड़ा पढ़ के देखो 17 कितने बार में? 136। हाँ, 17 136 आ गया। इसका मतलब यही संख्या उत्तर है। सम संख्या है तो 2 से भाग करने की जरूरत ही नहीं है, 17 से भाग चला गया। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हर किसी को 34 से भाग करना नहीं आता, लेकिन बहुत सारे बच्चों को 20 तक पहाड़ा याद रखे हैं, 17 से भाग कर सकते। तो ये रहा बच्चों ये वाला पीडीएफ कंप्लीट। तुम लोगों को बार बार बोला जाता है माइक, तो भी माइक ऑन करके बैठे रहते हो। अरे रिकॉर्डिंग होता है वीडियो, उसमें कचर पचर सुनाई देता है, इसलिए बोला जाता है। मस्ती नहीं हो तुम लोग। चलो अगला पीडीएफ ला रहा हूँ। तो देखो बच्चों, ये पीडीएफ तुम लोग पहले और कर चुके हो, पीडीएफ भेज चुका हूँ, लेकिन इसमें से भी आज प्रश्न देख लेते हैं। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न दिया है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। इस पीडीएफ से पहला प्रश्न लेते हैं। सभी अंकों 970 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली बड़ी बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या का अंतर। ये प्रश्न 2023 में आया था, वो इम्पोर्टेंट है। चलो कमेंट करो। कमेंट करने से पहले जोड़ो, संख्या बनाओ। संख्या बनाओगे तभी तो ये अंतर करोगे। कितना आ रहा है? प्रभु। ऑप्शन नंबर चौथा सर, वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर डी सर, पल्लवी। ऑप्शन नंबर चौथा सर। तो ये 4 अंक है तुम्हारे पास और 4, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है बताओ? बड़ी से बड़ी संख्या 9740। 9740। और छोटी संख्या 779। अब ये 10 मानेंगे तो 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 1 गया 6,
9 में से 4 गया 5, ये भी बन गया 5 4 6 सब 61। ऑप्शन डी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब। आते हैं अगला प्रश्न। 5555 को लिखा जाता है। ऑप्शन ए वाले ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक 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 ठीक। ठीक। चलो सरल प्रश्न था। 5000 लिखा है, 500 ऑप्शन ए में देखो 500 लिखा ही नहीं। ऑप्शन बी में देखो 55 लिखा ही नहीं है लास्ट में। ऑप्शन सी में भी। ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें 5000 भी है, 500 भी है, 55 भी है। बिल्कुल सही जवाब। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है बच्चों, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। जो नहीं समझे हो सुनकर मत बोलना, पूछना कि सर मैं नहीं समझी प्रश्न को। जो समझ गए हो वो लोग बताओ। ठीक। ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन बी। कोई हाँ, पल्लवी बताओ। पल्लवी तुम बताओ, ये कैसे में जानी तुमने 25 आएगा? चलो बोलो। 15 का वर्ग किया सर। रुको रुको रुको, पल्लवी बता रही, उसको बताने दो। 15 का क्या किया? वर्ग मूल। तो 15 का तो वर्ग 225 होता है। दूसरा संयुक्त सुनवानी। अरे अभी कमेंट मत करो भगवान लोग। ये बताओ, तो 15 का तो वर्ग 225 होता है जीत, यहाँ तो 25 लिखा है उत्तर में। देखो देखा, मैं पता चल गया ना। तुम सुन 15 आएगा सर, मैं बताऊं? नहीं नहीं, ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं बताएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे से पूछ रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम पूछूंगा। सर मैं बता रही हूँ। हाँ हिमांशी तुम बताओ। होता है। नहीं नहीं, ये बताओ ना, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल तुमको 15 पता है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या कहाँ से मिला? बीच वाली संख्या का वर्ग 4 5 और 6 का योग होता है, और बीच में 5 है तो 5 का 25। हाँ यही तो पूछ रहा था, ऐसे समझना होगा ना। बिल्कुल सही जवाब दिए, यही चीज मैं पूछ रहा था जी। अगर तुम जैसे भी बताए हो वैसे नहीं समझे हैं, सुन के जवाब देने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ये समस्या है। जबकि बार बार मैं कह रहा हूं सुन के जवाब मत दो। जवाब दे दिया 25, तो सुन के जवाब नहीं देना है। तुमको वास्तव में समझ में नहीं आया है तो पूछना अच्छा है कि सारे 25 कैसे में आ गया। समझ रहे हो? जो जानते हो बच्चे वही कमेंट किया करो, जो नहीं जानते वो ये कमेंट करोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये उत्तर कैसे आया। प्रश्न को समझना जरूरी है। तुम लोग सुन सुन के उत्तर बहुत दे देते हो, कई बच्चे, बार बार समझा रहा हूं। अरे पूछोगे तो तुम लोगों का भलाई है, पूछना जरूरी है। यहाँ लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं, तो 3 क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं ये जानो, क्रमागत किसको बोलते हैं ये जानो। लगातार, जैसे 1 2 3 4 क्रमागत है। अगर मैं लिख दूं 97 तो 98 आएगा, उसके बाद फिर 99 आएगा, 99 के बाद 100 आएगा। ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत। कहीं से लिख रहे हो तो छोड़ो मत उसको, बीच का कोई भी संख्या, लगातार वाला। तो यही कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15। तो इसका एक सुंदर सा ट्रिक है, 15 को 3 क्रमागत है 3 से भाग कर दो, 3 5 6 15।
इससे पता चल गया कि बीच का संख्या 5 है। आगे भी एक संख्या होगा 6, उससे पहले संख्या होगा 4। देख लो, तुम्हें तीनों को जोड़ोगे तो आ रहा है 15। अब बीच का संख्या पता चल गया ना, 5, तो बीच की संख्या का वर्ग है, तो 5 का वर्ग होता है 25। इस तरह। अब मुझे ये बताओ 3 क्रमागत संख्या का योगफल 27 है। कितना है? 27। तो बताओ प्रथम संख्या का वर्ग कितना होगा? जो बच्चे समझ गए वो बता दोगे। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 की जगह मान लो 27 है। इस बार तुमको बीच वाली संख्या का वर्ग नहीं करना है, प्रथम संख्या का वर्ग करना है। 64 64 सर, वेदांत साहू 64। 66 कैसे किया ये बता वेदांत। 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 8, 9, 10 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और पहला संख्या 8 है, बोल दो। नहीं, 8, 9, 10 जोड़ने से 27 आ रहा है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64। मैंने एक और ट्रिक बताया, उसका उपयोग नहीं किया। किया सर, ये मैंने तभी कहा तो डाउ आया। हाँ, ये 3 से भाग करना था, 3 क्रमागत है तो 3 निया 27। अब बीच का जान गए तो आगे पीछे का लिख सकते हैं। 9 के पहले 8 होगा, 9 के बाद 10 होगा। ठीक, इस ट्रिक का उपयोग किए थे मतलब। यस सर। बाकी बच्चे समझ पाए तो इस बात को समझ पाए जी? यस सर। चलो ठीक, तो ऐसे करके बनाना है भाई। अगला देखिए, संख्या जो 4 है, 4 से अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है। 2023 में प्रश्न आया था, 8 से भाज्य है। वास्तव में क्या पूछ रहा है देखो। ऑप्शन ए वाले कमेंट करो, ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन सी वाले। ये मानसी ऑप्शन सी वाले। हाँ। ठीक, ऑप्शन बी वाले। वेदांत साहू। अमन। वेदांत साहू। नहीं सर, सर मेरा टीचर नहीं मिलती। ये क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? भाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। तो 8 के विभाज्यता का नियम जिसको याद नहीं है वही नहीं बता पाया। 8 की विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से पूरी तरह भाग जाना चाहिए। ये कहता है 8 की विभाज्यता का नियम। तो लिखा तो है 8 से भाज्य है, यानी 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य के लिए अंतिम 3 अंक भाग जाना चाहिए, 4 के विभाज्य के लिए अंतिम 2 अंक भाग जाना चाहिए। ये नियम कहता है। हिमांशी भूल गई हो? हाँ, विभाज्यता का नियम एक ऐसा नियम है जिसमें से प्रश्न आता ही है। अगर प्रश्न ना आए तो वो कम से कम बाकी प्रश्न को हल करने में। मैं तुम लोगों को बोला हूं ना, संख्या पद्धति में 2-3 चीज ऐसा है जिसको जानना जरूरी है। पहला, अभाज्य संख्या के बारे में, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या के बारे में सारा चीज जानो। तो मेरा वीडियो देख लेना, 2-3 वीडियो है अभाज्य संख्या का, उससे एक प्रश्न श्योर है हर साल। दूसरा मैं बोला था विभाज्यता का नियम 2 से लेकर कम से कम 15 तक बताए हैं। तो विभाज्यता का नियम अच्छे से जानो, एक प्रश्न श्योर है आता है। और तीसरा बताया था सबसे महत्वपूर्ण है संख्या बनाना।
क्योंकि संख्या बनाने से संबंधित ऐसा प्रश्न, ऐसा टॉपिक है संख्या बनाना, जिससे संबंधित सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये संख्या हाँ? वो भाज्य गुणनखंड वो हाँ, जो भाज्य भाज्य सहभाज्य सिखाए हैं उसको बोल रही हो? हाँ हाँ वो भी तो जी, वो तो अभाज्य बोल दिया ना, उसमें शामिल हो गया। जुड़वा भाज्य सहभाज्य अभाज्य भाज्य, ये सब चीज अच्छे से होना चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न आता ही है, इसीलिए जरूरी है। ये क्या है ना, विभाज्यता का नियम हर पाठ में काम आता है, जहां गुणा भाग हुआ वहां विभाज्यता का नियम काम आता ही है, इसीलिए इसको अच्छे से जानना जरूरी है। चलो, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम सभी तीनों का अंक योगफल 235 है, तो जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। अब ये ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही फेमस है और लगभग इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है, तो भी पूछ लेता है, देखो ना। तो आना चाहिए ये सब बनाना। इसमें बस क्या करना रहता है, तीनों का नाम लिखना रहता है जिस क्रम में नाम हो। चलो बना रहे हो, पहले मैं कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद ही आप बताओगे। ऑप्शन नंबर डी सर। डी आ रहा है क्या? डी। चलो तुम लोग ज्यादा टाइम पास करोगे, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, कैसे बनाते हैं बताता हूँ। रहीम, पहला नाम लिखा है रहीम, आर लिख दिए। दिनेश लिखा है दूसरा नाम, डी फॉर दिनेश। तीसरा नाम जॉर्ज, जॉर्ज जे से जॉर्ज, एड। अब लिखा है देखो बीच वाले एक्स, तो दिनेश का एक्स है, तो रहीम का कितना है, दिनेश से 10 अंक अधिक, 10 अंक अधिक माने एक्स धन 10 लिखेंगे, अधिक को धन और कम को ऋण लिखते हैं। तो दिनेश बीच वाले का हमेशा एक समान न है, रहीम दिनेश से 10 अंक अधिक, तो रहीम के नीचे 1 धन 10 लिखे। अब जॉर्ज रहीम से 25 अंक कम, देखो अब रहीम का कितना लिखे हैं बताओ तो, 1 धन 10 लिखे हैं ना, तो रहीम से 25 कम लिखा है, तो रहीम का लिखेंगे पहले, तो रहीम का 1 धन 10 है। अब 25 कम का मतलब है ऋण 25, ये आप तीनों मिला के 235 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 235 होना चाहिए। किसना कितना को, 1 धन 10 रहीम का, दिनेश का 1, और जॉर्ज का कितना हुआ, 1 धन 10 ऋण 25। बस इसको हल करोगे तो 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान निकालना कैसे, 3 ठो 1 है, देखो 1 रहीम के में भी है, दिनेश के पास भी है, जॉर्ज के पास भी, तो वो हो जाता है 3x। संख्या देखो तो धन 10 हो गया 20, यानी धन 20 हो गया। अब धन 20 और ऋण 25, क्या आएगा उत्तर, इसको क्या करेंगे बताओ। धन 10 ऋण 25, तो उत्तर क्या आएगा, ऋण 5। हाँ बिल्कुल सही जवाब। धन 20 ऋण 25 का मतलब होता है कि धन 20 का मतलब है कि 20 रुपया धन तुम्हारे पास है, ऋण 25 का मतलब है ऋण माने उधारी, तो 25 रुपया उधारी है, तो तुम 20 रुपया को छूट दोगे तो भी तुम्हारे पास 5 रुपये का उधारी तुम्हारा बचा ही रहेगा, यानी ऋण 5 रुपया ऋण रहेगा ही 20 रुपया दे देने के बाद भी। अब देखो बच्चों, चूंकि ये 3 एक सब ऋण 5 बचा, अब पक्षांतर करते हैं तो जानते हो सब उल्टा पुल्टा होता है,
ये ऋण 5 उधर जाके धन 5 हो जाएगा, तो ये 235 से 240 हो जाएगा। अब 3 एक समय से 100 का मान जानना है, तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 गुणा में है तो भाग हो जाएगा, और 240 को 3 से भाग करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 शून्यम शून्य यानी कि 80 आएगा। का मान क्या मिला? 80। अब प्रश्न में किसका मान पूछा है? देखो जार्ज का। जार्ज ने कितना पाया? तो इस तरह 80 मिला हमको दिनेश का। 100 का मान तो 100 तो दिनेश का माने थे ना, तो जार्ज का कितना है? तो 100 में देखो 10 जोड़ोगे मान लो तो 90 हुआ, यानी कि 80 में 10 जोड़ोगे ना 100 का मान कितना मिला है? 80। अब 10 जोड़ोगे तो 90, अब 25 घटाओगे तो 25 घटाओगे 90 में कितना आएगा? 65 तो आएगा। क्या आएगा? 65। ऑप्शन भी उत्तर था। एक समान ज्ञात करने के बाद किसका पूछा है, उसका संकेत क्या लिखे हो, उसी के जगह में 100 के जगह में तुमको लिखना है। यहाँ जॉर्ज का पूछा था, जॉर्ज का संकेत क्या लिखे थे? 100 धन 10 ऋण 25। तो 100 के जगह मिला 80, तो 80 में धन 10 किए तो 90, 90 में 25 घटाए 65 आए। अगर पूछता किसका? रहीम का, तो रहीम के लिए क्या लिखे थे? 100 धन 10 यानी 80 में 10 जोड़ते तो 90, ये 90 रहीम का है, और एक बीच वाले का रहता है, दिनेश का हो गया। तो 80, 90 और 65 को जोड़ोगे तो 235 होता है। जोड़ के देख लो। अब बताओ मेन चीज क्या है इसमें, जानते हो? तुमको ये लिखना आ गया ना संकेत, आर फॉर रहीम, डी फॉर दिनेश, जे फॉर जॉर्ज, ऐसे करके लिखोगे पहले। अब बीच वाले के नीचे ही 100 लिखना है। अब रहीम का ज्यादा है तो 100 धन 10 हो गया, और जॉर्ज का रहीम से 25 कम है तो रहीम का लिखोगे पहले। रहीम का तो 1/100 धन 10 है, उसमें फिर 25 कम करो। ठीक। लास्ट में इसमें तीनों का योगफल रहता है तो 3 से भाग करना ही रहता है, याद रखना। तो बस वो 235 में धन 10 धन 10 धन 20, अब ऋण 25, तो ऋण 5 आया, ऋण 5 उस पार जाके धन हो जाता है, फिर 3 से भाग करो तो 100 का मान मिल जाता है। अब शुरू वाले या लास्ट का पूछे तो उसका संकेत यदि लिखे हो उसी में 100 का मान रखो तो उत्तर आ जाता है। अब बताओ जी, समझ में आया? ये मेरा पेन अभी खराब हो गया है बच्चों, जब पेन आएगा ना तो ऐसे प्रश्नों का अलग से छांट के एक तो वीडियो बना दूंगा, बढ़िया साफ सुथरा वाला। ठीक है? जो और पहले से और बना भी है उसको देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलो, शांत हो गए हो? दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो इनके बीच प्रश्न को अच्छे से समझो। दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणा करें तो 15 होता है। तो पहले तुम तो सोचो कौन कौन से संख्या का गुणा करें तो 15 होता है, और उनको जोड़ने पर 8 आना चाहिए। फिर उनका व्युत्क्रम करके योगफल ज्ञात करें। 15 हाँ? 3 गुणा 5 बराबर 15। कितने बच्चे समझ पा रहे हो? तुम लोग इतना जल्दी तो बना नहीं सकते। इतना जल्दी जो जवाब दे रहे हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं समझे। हाँ, तू क्या बोले जी? कोई बच्चा बोला आओ। ऑप्शन नंबर पहला सर। जिसका गुणा करे तो 15 आ रहा है, बताओ। अभी बता रहे थे वही बच्चे, बताओ। 3 गुणा 5। 3 गुणित 5, तो 3 गुणित 5 करने से 15 आ रहा है, और 3 और 5 को जोड़े तो 8। दोनों का योगफल 8 होता। बिल्कुल सही जवाब दिए हो। दोनों का योगफल 8। दोनों को गुणा करने से 15 आ रहा है, जोड़ने से 8 आ रहा है।
हाँ 8 आ रहा है, मैं गलती से उधर लिखा। तो आप बताओ इनका व्युत्क्रम करो भाई, तुमको संख्या मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, व्युत्क्रम करके बताओ। तीन का व्युत्क्रम क्या होगा? नहीं समझ रहे हो यहाँ पर? 8। नहीं, गलत। व्युत्क्रम को नहीं समझ रहे हो तो स्पष्ट बोल दो नहीं समझ रहे सर, बताओ, तब तो बताऊंगा। तुम लोग गलत सलत मत जवाब दिए करो। 3 का व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों बटे के नीचे कर देना। 3 का व्युत्क्रम 1/3 होता है, उसी तरह 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है। ये 3 का व्युत्क्रम 1/3, 5 का व्युत्क्रम 1/5। अब इनके व्युत्क्रम का योगफल पूछा है तो योगफल यानी जोड़ेंगे। अब दोनों अभाज्य संख्या है, देखो 3 और 5, तो लघुत्तम 3 पंचे 15 होगा। अब जब अभाज्य संख्या होता है हरों में तो तिर्यक गुणा करते हैं जोड़ने के लिए, तो 5 एकम 5 धन 3 एकम 3, तो इस तरह आ गया 5 3 8/15 ऑप्शन। कठिनाई क्या था? ये व्युत्क्रम करना, विशेषकर ये संख्या जानना थोड़ा सरल है कि उनका योग गुणनफल 15। हाँ, तो 3 पंचे 15 हो रहा है, 3 और 5 को जोड़ने से 8 हो रहा है, तो ये संख्या तो जान गए। अब उसका व्युत्क्रम करना माने बटे 1 कर देना, यानी 1 बटे करके नीचे में लिखना। जैसे 6 का व्युत्क्रम कहूंगा तो 1/6 होगा, 5 का व्युत्क्रम 1/5। अब दोनों का योगफल पूछा था तो भिन्न के जोड़ने के नियम से करना है जी। अगर हर में अभाज्य संख्या हो तो गुणा करके लघुत्तम यानी हर का संख्या प्राप्त किया जाता है। और तिर्यक गुणा करके या कह दो इसको जोड़ दो तो 8 मिल गया। ठीक, चलो ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7 आज के क्लास का। 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्या, माइक बंद कर दो, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, चाहे 10 तक कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी। 2 अंकों प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, जल्दी कमेंट करो। 90। ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 है। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे नहीं समझे हैं, जो बच्चे नहीं समझे ध्यान दो। 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्या की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 10 से शुरू करके 99 तक कुल कितना संख्या है ये पूछ रहा है। क्योंकि 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या 10 से शुरू करते हैं 99 तक चलता है, गिनती लिखते हैं, तो वो कुल कितना ठो है ये पूछ रहा है। तो वो 90 ठो होता है, 90 ठो। 1 अंकों की कहेगा तो 9 ठो कुल प्राकृतिक संख्या होता है। 2 अंकों की कहे तो 90 जीरो बढ़ाते जाओ। 3 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या कहे तो 900 होता है। 4 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या कहे तो 9000 होता है। 3 अंकों की कहे तो इसका मतलब 100 से शुरू होकर के 999 तक की संख्या को पूछ रहा है। गिनती लिखोगे 100 से शुरू करके 999 तक तो 900 संख्या रहता है। 4 अंकों की कह रहा है, इसका मतलब 1000 से शुरू करके वो 9999 तक की संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो ऐसी तो नहीं जोड़ सकते ना, सिंपल भाषा में याद कर लो। 1 अंकों की संख्या कुल 9 है, अंकों की कुल 90 है, जीरो बढ़ते जाता है, 3 अंकों की 900। ऐसे ये प्रश्न देख लो, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। कई बार बता चुका हूँ, बताओ इसको। यही तक समाप्त करूंगा आज का क्लास। वो संख्या है बच्चों 9। क्या है? 9, याद रखो। प्रश्न क्या कह रहा है? एक संख्या ले लो, कोई भी, मान लो मैंने ले लिया 35। एक संख्या ले लिया, उसके अंकों का योगफल क्या, तो अंकों का योगफल 3 और 5 का योगफल क्या आएगा? 8। अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो 8 को 35 में से घटाएंगे अंकों के योगफल को, तो कितना आएगा? 27।
अब परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या यही है, घटाने के बाद जो संख्या मिला वो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या है, सर्वदा विभाजित होगा। ऑप्शन को देखो, 2 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, 9 से होता ही है। तो तुम दुनिया का कोई भी संख्या लिख लो, कोई भी संख्या, मैं लिख दिया 168, एक उदाहरण और बता रहा हूँ। अंकों का योगफल करोगे क्या आएगा, 6 1 7 8 7 15। अंकों का योगफल कितना है, 15, 15 घटा के देखो तो कितना है, ये 153। कितना आया, 153। 153 बच्चों, ये 9 9 1 कम 9 बचा 6, उतारेंगे 3, तो 9 7 63 होगा ना। तो दुनिया का कोई भी संख्या तुम लिख के देखो और उसके अंकों का योगफल को घटा के देखो, तो फिर जो परिणाम स्वरूप जो संख्या मिलेगा वो 9 से ही विभाजित होता है और किसी विभाजित नहीं होता। ठीक है, याद हो गया, याद रखना इस चीज को। सर हाँ सर बोलो 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 जी। अगर वो संख्या 9 से विभाजित होता है तो वो 3 से भी विभाजित होगा। हाँ, 9 से विभाजित होने वाला तो 3 से श्योर है ना। 9 से विभाजित होगा तो 3 से श्योर है, लेकिन 3 से विभाजित होने वाला 9 से विभाजित होना जरूरी है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं रहता, लेकिन 9 से विभाजित होने वाली संख्या 3 से विभाजित होगा, इसकी गारंटी है। ठीक बोले हो।